नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने माइक्रो टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है यानी कि प्रस्तावना कौशल, यानी कि प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न हैं वो हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे बच्चों से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कैसे पूछेंगे उनसे। आज मैं ये आपको फर्स्ट स्टेप पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से शुरू किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है जिसमें छात्राध्यापक एक छोटी विषय इकाई यानी कि यूनिट को छात्रों की कम संख्या के आधार पर अल्प अवधि में पढ़ाता है। यानी कि ये जो होता है ना, ये केवल 5 या 7 मिनट के जब आपको फर्स्ट स्टेप सिखाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन कैसे आपको बनाने हैं, कैसे आपको फर्स्ट स्टेप पढ़ाना है। पाठ योजना जब आप बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट आपका यही स्टेप होगा कि प्रस्तावना कौशल आपको कैसे लिखने हैं, कैसे बच्चों से पुटअप करने हैं। यह शिक्षण 5 या 7 मिनट का होता है तथा एक समय में एक कौशल ही सिखाया जाता है। यानी कि टीचर जब आपको सिखाएगा तो एक स्टेप को एक बार में ही सिखाएगा। व्हाट इज टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल होता क्या है? शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का एक समूह है। विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा 1978 में एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया जिसमें शिक्षण अभ्यास के समय उपयोग में आने वाले कौशलों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी ने सन 1978 में एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसमें कौशलों का निर्माण यानी कि स्किल्स आपको कौन कौन से सीखने हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका निर्माण किया गया। सबसे अब आती है हमारी बात प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन कौशल, यानी कि स्किल कौन सा होता है। यानी कि इंट्रोडक्शन कौशल होता क्या है? वह होता है कि जो पढ़ाए जाने वाले विषय तक पहुंचने का माध्यम। क्या होता है ये? पढ़ाए जाने वाले के लिए जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं वो पहुंचने का माध्यम होता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसमें एक इकाई के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय? सबसे पहला है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने, यानी कि हम जो प्रस्तावना कौशल का उपयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम क्यों करते हैं? यानी कि पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, ध्यान को मुख्य पाठ की ओर उन्मुख करने के लिए, यानी कि छात्रों का ध्यान क्या हो कि हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तरफ हम उसे कर सकें। सभी कथन एक दूसरे से जुड़कर क्रमबद्ध होनी चाहिए। किसके? प्रस्तावना कौशल के। कथन छोटे, सार्थक एवं प्रभावकारी होने चाहिए। ये हमारी कुछ मुख्य बातें हो गई जो कि हमें प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान में रखनी होंगी। अब आती है बात घटक की कि कौन कौन से घटक हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के घटक हैं मुख्य तौर से। इनके प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, यानी कि यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। साधनों जिनका प्रयोग किया गया है की उपयुक्तता, यानी कि यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस। ये जो 2 हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये हमारे वांछित व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। इसको मैं अभी और आगे बता दूंगी। नंबर 3 है सातत्य विहीन प्रश्न एवं कथन, यानी कि क्वेश्चन लैकिंग कंटिन्यूटी, यानी कि विचारों की क्रमबद्धता। इसके आगे आता है पाठ उद्देश्य से अप्रासंगिक प्रश्न व कथन, यानी कि अल्टरिंग इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब इसमें नोट पढ़ लीजिए आप कि उपयुक्त 2 पॉइंट यानी कि 1 और 2 हमारे वांछित व्यवहार यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 2 जो पॉइंट है नंबर 1 और 2, यानी कि प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध और साधनों की उपयुक्तता, यानी कि जिन साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारा व्यवहार डिजायर्ड व्यवहार यानी कि वांछित व्यवहार कहलाता है।
साथ ही 3 और 4 पॉइंट अवांछित व्यवहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनवांटेड बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, यानी कि हमें विचारों में यदि हम क्रमबद्धता प्रयोग नहीं कर रहे हैं या पाठ उद्देश्य से हम अप्रासंगिक प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि जो हमारे कथन है, यानी कि जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे प्रश्नों में क्रमबद्धता नहीं है और वो प्रश्न उस पाठ से संबंधित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे अवांछित व्यवहार यानी कि अनवांटेड बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारे सामने आते हैं आपके प्रस्तावना कौशल के घटक, यानी कि प्रस्तावना कौशल के कौन कौन से घटक हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हम जब प्रस्तावना कौशल बनाते हैं ना, तो उसके आगे हमें घटक लिखना जरूरी होता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमने किस किस घटक का प्रयोग किया है किस किस क्वेश्चन के अंतर्गत। देखो, कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, प्रश्नों का उद्देश्यों से संबंध, कथनों में श्रृंखलाबद्धता, छात्र स्तर के उपकरणों तथा साधनों का प्रयोग, समुचित अवधि यानी कि समय विस्तार, छात्रा एवं छात्राओं में ध्यान एवं रुचि जागृत करना, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। अब आगे ये जो 8 पॉइंट है, यानी कि 8 जो घटक हैं, जब हम प्रस्तावना प्रश्नों बच्चों से पूछते हैं तो हमें उसके आगे हमने टीचर ने जो आपको पढ़ा रहा है, यानी कि जो बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, उसने कब किस पहले क्वेश्चन में कौन से घटक का प्रयोग किया है, दूसरे क्वेश्चन में कौन से घटक का प्रयोग किया है, तो ये हमें लिखना होता है जब हम प्रस्तावना कौशल का प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों हमें कौन पढ़ाते हैं, बच्चों ने आंसर दिया शिक्षक, ठीक है। तो हमें इसमें अब ये देखना होगा, इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत इन 8 घटक में से किस घटक का प्रयोग हो रहा है। अब देखो, बच्चों हमें कौन पढ़ाते हैं, तो ये पूर्व ज्ञान से संबंध हो गया। नंबर 6 पे आ जाओ, ये हम बच्चों हमें कौन पढ़ाते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि रुचि जागृत कर रहा है, बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर घटक नंबर 6 हो जाएगा। अध्यापक में उत्साह एवं सजगता, यानी कि अध्यापक ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उत्साह के साथ पूछ रहा है, जिससे कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। दूसरा देखिए कि शिक्षक हमें कहाँ पढ़ाते हैं, और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आंसर यहाँ आता है उस आंसर को ही लेकर हमें ये दूसरा वाला क्वेश्चन बनाना पड़ता है, जिसे हम जिग जैग की संज्ञा देते हैं। तो शिक्षक हमें कहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों ने आंसर दिया विद्यालय में। अब देखिए इसमें किस किस तरह के घटक प्रयोग हुआ है, 1 3 6 7 8। 1 हो जाएगा पूर्व ज्ञान से संबंध, कथनों में श्रृंखलाबद्धता हो गई क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट सेकंड वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 नंबर हो गया, 6 आपका हो गया, 7 आपका हो गया एंड 8 आपका हो गया, ठीक है। अब विद्यालय में, तो विद्यालय में हम पढ़ने के लिए क्या क्या लेकर जाते हैं, बच्चों ने आंसर दिया पेन पेंसिल रबर बैग आदि। अब इसमें देखो कौन कौन से घटक का प्रयोग, तो 1 तो हो गई, 3 भी होगा क्योंकि श्रृंखला आ रही है, यहाँ विद्यालय है तो यहाँ भी विद्यालय आ रहा है, यहाँ शिक्षक है तो यहाँ भी शिक्षक आ रहा है, ठीक है। 3 हो गया। 5 यानी कि समय के अकॉर्डिंग चलना, यानी कि समय विस्तार, एक उतनी ही अवधि में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और 8 हो गया, उत्साह तो हो गई, टीचर जब पूछ रहा है उत्साह सजगता के लिए। इसके बाद आती है चौथा क्वेश्चन आता है कि पेन पेंसिल रबर बैग ये क्या कहलाती हैं। पेन पेंसिल रबर क्या कहलाती हैं, ये हमारी वस्तुएं कहलाती हैं। तो वस्तुओं में देखो 1 3 6 7 एंड 8 ये हमारे घटक के प्रयोग हो गए। अब वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, जैसे बच्चों से आपने पूछा वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो बच्चों ने आंसर नहीं दे पाए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। इसी के आगे हमें जो भी पढ़ाना होता है टॉपिक, मानो हमें संज्ञा पढ़ाना है तो ये संज्ञा निकल आया टॉपिक आपको, तो आप ये लिखोगे इसके नीचे उद्देश्य कथन में कि आज हम बच्चों क्या पढ़ाएंगे, संज्ञा पाठ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वस्तु किसके अंतर्गत आती हैं, संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आपको संज्ञा पढ़ाना है, उद्देश्य कथन में ये आपको लिखना होगा। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी जिग जैग की फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी प्रस्तावना प्रश्न आप बनाएं एक दूसरे से संबंधित हो। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पहले
आंसर से संबंधित होना चाहिए, तभी आपका वो क्वेश्चन प्रस्तावना प्रश्न माना जाएगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।